नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का टॉपिक है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। इसको मैं दो भागों में कवर करूंगा। आज के पहले टॉपिक में मैं प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल में आपको समझाऊंगा। इस पे बनने वाले सवालों के बहुत सारे सवालों के जवाब हम हासिल करेंगे और अगला जो टॉपिक इसी के साथ साथ एक और टॉपिक अपलोड करेंगे हम, जिसमें यूकैरियोटिक सेल को बहुत ही डिटेल में समझाएंगे। एक साथ इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो आइए, इससे पहले कि हम टॉपिक को शुरू करें, एक चीज जानते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नॉन सेलुलर, जो सेल की तरह सेल वाले नहीं होते हैं, या और दूसरे होते हैं सेलुलर। जो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं वायरसेस जो सेल की तरह नहीं होते हैं और सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। सेल थ्योरी 1838 और 39 में शिल्डन और श्वान ने दी थी, जो कि मैं अपने पिछले लेक्चर में आपको डिटेल में समझा चुका हूं। जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो प्रकार के हो जाते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और दूसरे हो जाते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म ये सभी सेल थ्योरी को फॉलो करते हैं। अब इससे पहले कि और आगे बढ़े, हम इस टॉपिक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। जो शब्द प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है, ये शब्द बना है प्रो, यू और कैरियोटिक दोनों में है। तो इनका मतलब क्या होता है, ये अंग्रेजी पे ना जाएं, बहुत ही सिंपल है। प्रो जो शब्द है उसका मतलब होता है बिफोर, या जिसको बोलते हैं प्री। जो यू शब्द है उसका मतलब होता है ट्रू। यू मतलब ट्रू, सच्चा। और जो कैरियोटिक शब्द है वो कैरियन शब्द से आया है। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसे कई जगह पे कर्नल भी बोलते हैं, KERNEL, जिसको सीड बोलते हैं। जैसे अपना फ्रूट के सेंटर में सीड होता है, उसी तरह सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जिसको कर्नल या एक बोलते हैं सीड भी कह सकते हैं। सॉरी, इसको बोलते हैं कर्नल ऑब्लिक सीड। तो प्रोकैरियोटिक मतलब प्रो मतलब बिफोर न्यूक्लियस, वो सेल जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं बन पाया था, पुराने समय के आदिकाल के वो सेल जिसमें न्यूक्लियस डेवलप नहीं हुआ, और उसके बाद जब सेल स्पेशलाइज हुए और एडवांस्ड बने और उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस डेवलप हुआ, तो उसे ट्रू न्यूक्लियस या यूकैरियोटिक सेल कहा जाने लगा। तो आइए थोड़ा सा इसको और देखते हैं कि एक सेल है, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल, जो न्यूक्लियस होता है सेल के सेंटर में, न्यूक्लियस में जो बीज होता है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल मतलब DNA होता है। तो अब देखिए, जो सेल है उसके अंदर DNA ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो इसमें आपका न्यूक्लियस में DNA ना होके ऐसे ही सेल के बीच में कहीं पे भी पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म में, तो इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। इसके अलावा जैसे एक सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपके ये DNA है, तो इसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। इसमें न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस वाला यूकैरियोटिक सेल, ये प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन जो DNA पड़ा हुआ है, DNA इस रीजन को, जहां पर DNA है, इस इलाके को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ध्यान दें कि न्यूक्लियोइड वो रीजन है जहां पर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। जहां पे शब्द ऑइड लग जाता है, इसका मतलब होता है लाइक, मतलब की तरह, न्यूक्लियोइड न्यूक्लियस की तरह। दूसरा एक देखें, इसमें और एग्जांपल देखते हैं। एक शब्द होता है प्लेनेटॉइड होता है प्लेनेट की तरह, प्लेनेट नहीं लेकिन प्लेनेट की तरह। और एक क्या बोलते हैं शब्द होता है ह्यूमनॉइड मतलब ह्यूमन की तरह, कुछ चीजें इंसानों की तरह रिजेंबल करें बट इंसान ना हो, जैसे कि चिंपैंजी, ह्यूमनॉइड। ठीक है, ह्यूमन की तरह। तो आइए हम एकल प्रोकैरियोटिक सेल को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे मैं डायग्राम बनाऊंगा, एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और
इसी प्रकार समझ लेंगे तो आप सेल का डायग्राम मिनटों में बना देंगे। देखिए, सबसे पहले ये एक मैं आउटर स्ट्रक्चर बना रहा हूं जिसको कहते हैं कैप्सूल। याद रखिए, ये है कैप्सूल, यूकेरियोटिक सेल का आउटर मोस्ट कवर। उसके अंदर एक और लाइनिंग बनाऊंगा और उसमें मैं ऐसे ऐसे फोल्डिंग्स डाल रहा हूं। ये आया और यहां पर एक और मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं और ये इसको यहां पर लाके फिनिश कर दूंगा। जो अंदर मैंने वॉल बनाई इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच की जगह इसको बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल। अब देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैप्सूल आउटर हो गया, इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बीच का हिस्सा जो हो गया इसे मैंने बोल दिया अपना सेल वॉल। अब जो मैंने इसमें फोल्डिंग्स बना दी इसको बोलते हैं थाइलाकॉइड्स। ये क्या है? थाइलाकॉइड्स। जो थाइलाकॉइड्स होते हैं ये प्लांट सेल में कई बार पाए जाते हैं। ये फोटोसिंथेसिस के काम आते हैं। ठीक, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन एक बैक्टीरिया भी होता है प्लांट्स के अलावा जो फोटोसिंथेसिस करता है, जिसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, जिसे पहले ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता था। तो साइनोबैक्टीरिया कुछ और नहीं, वो ब्लू ग्रीन एल्गी ही होता है, एकमात्र बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करता है। और जो साइनोबैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक होता है। तो थाइलाकॉइड्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल है। जो चीजें मैं बनाऊंगा जरूरी नहीं है कि हर प्रोकैरियोटिक सेल में सारी चीजें हों, लेकिन जो इसमें मैं बनाऊंगा वो लगभग सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स में होती हैं। किसी में कोई चीज नहीं भी हो सकती, जैसे कि थाइलाकॉइड साइनोबैक्टीरिया में होते हैं। तो थाइलाकॉइड्स हो गया। इसको जो ये स्ट्रक्चर मैंने बताया जो इसको बोलते हैं मीसोसोम। मीसोसोम। यहां पर एक और चीज रखें कि आगे भी लेक्चर में पढ़ाता रहूंगा। जो सोम शब्द है, जहां पर सोम शब्द है इसका मतलब होता है बॉडी। मीजो मतलब बीच का, बीच में एक बॉडी आ गई जिसको बोलते हैं मीसोसोम। इसी तरह क्रोमोसोम होता है। क्रोमो मतलब कलर, क्रोमा, और सोम मतलब बॉडी, जो कलर बॉडी, जो डाई का कलर चढ़ जाता है जिसपे कलर्ड बॉडी, क्रोमोसोम। और भी शब्द आते रहेंगे, मैं समझाता रहूंगा ऐसे। मीसोसोम। मीसोसोम जो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका सरफेस एरिया अगर सीधा बनाते तो सीधा बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतनी सी होती, लेकिन इतना लंबा बढ़ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सरफेस एरिया बढ़ाया। ये सेल के रेस्पिरेशन में काम आता है। रेस्पिरेशन, जो सेल सांस लेता है उसमें ये काम आता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा आपका एक्सचेंज होता है सराउंडिंग से। तो मीसोसोम, थाइलाकॉइड्स, ये दो चीजें होंगी। आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ऐसे ही पड़ा होता है। तो ये हो गया आपका डीएनए। डीएनए हो गया जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस में नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। इस रीजन को जहां पर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस की तरह ये रीजन हो गया न्यूक्लियोइड। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें होते हैं राइबोसोम्स। सकता हूं अभी ये हो गए राइबोसोम। राइबोसोम अभी अभी मैंने आपको समझाया। सोम मतलब बॉडी, राइबो मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो राइबो न्यूक्लिक एसिड वाली बॉडीज होती हैं उसे बोलते हैं राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स के एक और इसमें मतलब होते हैं राइबोसोम से थोड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, इसको बोलते हैं क्लोरोबियम। ये हो गए क्लोरोबियम। जो क्लोरोबियम अपना वेसिकल्स। क्रोबियम वेसिकल्स। जो वेसिकल शब्द जहां पे भी आता है इसका मतलब होता है एक फ्लूइड फिल्ड अपना सैक। एक सैक है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ रहता है, ब्लैडर टाइप का, ब्लैडर जिसमें फ्लूइड भरा हो। क्लोरोबियम वेसिकल्स ये सल्फर बैक्टीरिया में होते हैं। जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं, सल्फेट सल्फाइड में कन्वर्ट होता है, इसमें ये मदद करते हैं। सल्फर बैक्टीरिया में क्लोरोबियम वेसल्स होते हैं। और यह हो गया। इसके अलावा और ये जो यहां पर है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटो मतलब सेल होता है, साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म हो गया। अब कई सारे प्रोकैरियोटिक सेल तो जिसमें एक पिलाई होती है, पिलाई, मैं पिलाई बना रहा हूँ। पिलाई मतलब हेयर, पिलाई, पिलाई प्लूरल है, इसका सिंगुलर होता है पाइलस। तो ये जो पिलाई है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो बैक्टीरिया को किसी पत्थर से या दूसरे बैक्टीरिया से आपस में कनेक्ट करने के काम आते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह ये पिलाई है, पिलाई बैक्टीरिया को आपस में जकड़ने के काम आते हैं, पकड़ने के लिए, या किसी पत्थर या किसी सरफेस से बैक्टीरिया को अटैच करने के काम आते हैं। पिलाई, पिलाई मतलब हेयर होता है, बाल जैसे स्ट्रक्चर। कुछ बैक्टीरियाज में ऐसे बड़ा सा एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं फ्लैजिलम, फ्लैजिलम। जो फ्लैजिलम होता है वो इस प्रकार मूवमेंट करता है अपना बैक्टीरिया के पीछे, और बैक्टीरिया उस मूवमेंट से आगे बढ़ता जाता है। नॉर्मली ये पानी के अंदर मूवमेंट के काम आता है फ्लैजिलम। तो कोई अपना जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें हर बैक्टीरिया में हो जो प्रोकैरियोटिक है। ये कुछ चीजें इसमें से किसी सेल में होती है, कोई किसी में। ये टिपिकल अपना बैक्टीरियल सेल है जो प्रोकैरियोटिक है। इसमें एक और चीज मतलब क्रोमोसोम, मान लेते हैं ये क्रोमोसोम हो गया। तो जो क्रोमोसोम है प्रोटीन सिंथेसिस होती है इसमें, हम वो भी बना सकते हैं, राइबोसोम्स जो प्रोटीन बनाते हैं। तो ये एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल है। अब हम समझते हैं कि अपना प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स जो आपको कई बार डिफरेंस जब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का पूछा जाता है तब काम आती हैं। पहली चीज जो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है वो है कि स्मॉल साइज। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनका साइज यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में छोटा होता है। दूसरी चीज होती है इसमें, जैसे प्रोकैरियोट बिफोर न्यूक्लियस है तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, नो न्यूक्लियस। तीसरा होता है कि जो जैसे यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे कि हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे भी कि अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, प्लास्टिड, लाइसोसोम्स, परऑक्सीसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये सारे ऐसे ऑर्गेनेलीज मतलब स्मॉल ऑर्गन, ठीक है। तो ये सब सेल के अंदर होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गन जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, इनके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है। तो ये सब यूकैरियोटिक में आते हैं, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में ये सारी चीजें नहीं होती है। तो कह सकते हैं नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। अगला पॉइंट देखते हैं कि अपना जो प्रोकैरियोटिक होंगे ऑलवेज यूनिसेलुलर, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होंगे वो, ऑलवेज यूनिसेलुलर। जबकि यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। अब ये हो गया जो डीएनए होता है, डीएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा होता है, डीएनए ऑब्लिक जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। और एक और चीज मैंने बताई थी कि उस एरिया को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि इसमें जो डीएनए होता है वो अपना सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंड। जो यूकैरियोटिक में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कुछ पॉइंट्स, इनका डायग्राम मैंने आपको समझाया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोस देखते रहें। मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता रहूँगा। अगला टॉपिक जो अपलोड करूँगा वो होगा यूकैरियोटिक सेल के बारे में, उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।